सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन 2024 के हवाले से आप खुसूसी नशरियात बोल न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। नाजरीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतखाबात का दौर है और सियासी मैदानों में पार्टी परचमों की बहार हमें दिखाई दे रही है। सियासी जमातें इंतखाबात में कामयाबी के लिए अपना अपना इंतखाबी मंशूर आवाम के लिए पेश भी कर रही हैं। इक़्तिदार के ऐवान में पहुँचने के लिए हर पार्टी की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह सादा अक्सरियत हासिल कर सके ताकि इसे हुकूमत करने और ऐवानों से नए कवानीन मंजूर कराने में कोई दुश्वारी का सामना ना हो, क्योंकि कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल करने और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 सीटें दरकार होंगी। मुल्क भर से अगर हम बात करें, कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें हैं, ख़वातीन के लिए मखसूस 60 और अक़लियतों की 10 नशिस्तें मिलाकर मजमूई तादाद 336 है। पिछले इंतखाबात के मुकाबले में इस बार मुल्क की सतह पर 6 नशिस्तें कम हुई हैं, जबकि अगर पख्तूनख्वा के कोटे में हम बात करें तो उतनी ही सीटों का इजाफा भी हुआ है। इसकी अहम वजह यह है कि कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं, जिससे इन इलाकों की नशिस्तें जो पहले अलहदा से थीं अब 12 से आधी करके सूबाई असम्बली में मिला दी गई हैं। यूँ इस सूबे का कौमी असम्बली के कोटा 39 नशिस्तों से बढ़कर 45 तक पहुँच चुका है। इंतखाबी सरगर्मियों में हलचल और तेज़ी देखी जा रही है जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त नज़दीक आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ ने आज अपना इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ जो उन्होंने हाफिज़ाबाद से किया है। बाकायदा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ पहले जो ओकाड़ा में जलसा था उसमें मौजूद नहीं थे, आज वो मैदान में उतरे हैं। 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी वापसी से अब तक अवाम से बेतहाशा वादे तो कर रखे हैं और पुराने अदवार को अगर हम देखें उन वादों की तकमील का भी बहुत इम्कान है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसकी क़यादत तो नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी संभाले हैं और उनके वालिद और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और पूरी पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। इंतखाबी मुहिम के आगाज़ से ही बिलावल लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक नई टर्म लाडला वो एक बार फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन में बल्ले के आउट होने से अब इंतखाबात में ऐसा लगता है कि सिर्फ तीर और शेर की ही जंग है, बाकी सारी इत्तेहादी जमातें हैं। बिलावल ने कहा है कि अवाम ने शेर का शिकार करना है। बिलावल बार बार ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आज भी उन्होंने जलसे में जो बातें की पहले वो आपको सुनवाते हैं। कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के लिए 581 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक NA 231 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच, नून लीग के जमील अहमद खान, डॉक्टर मसरूर सियाल और जमात इस्लामी के उमर फारूक उम्मीदवारों में शामिल हैं, जबकि NA 246 से जमात इस्लामी कराची के सरबराह हाफिज ज़ईमुर रहमान और MQM पाकिस्तान के सैयद अमीनुल हक और दीगर उम्मीदवार हैं। तो जनाब, हमारे साथ इंतखाबात से जुड़े मामलात पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से जमील अहमद खान साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अली राशिद 234 NA कोरंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जबकि MQM से हमारे साथ अरशद वोरा साहब मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँगी। बहुत शुक्रिया आपका भी सर। जमील अहमद खान साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आती हूँ। NA 231 मलीर से आप मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जी। सर, सबसे पहले तो ये मुस्लिम लीग नून का एक तो ये बता दीजिए कि फोकस अब हम देख रहे हैं कि कराची में भी कुछ जगहों पर कुछ इलाकों में हल्कों में नज़र आ रहा है। जैसे आपने बताया कि मलीर में आप लोगों का जो इत्तेहाद है वो MQM से होना था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपके हक में सीट एडजस्टमेंट हो गई। तो अभी किन किन इलाकों में एक तो सीट एडजस्टमेंट हो रही है, दूसरा मलीर के क्या मसाइल हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मलीर की बात करूँगा और ये कहूँगा कि एक दफ़ा फिर 1997 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो फुली तैयार हो के सिंध में उतरी है। और मैं सिर्फ कराची की नहीं, पूरे सिंध की बात करूँगा कि हमने सिंध में बहुत मैक्सिमम तादाद में अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतारे हैं और कराची में जो है मुस्लिम लीग नून कम बैक करेगी, करने के मूड में भी है और तैयारी भी उसी हिसाब से है। और कराची में ज़िला मलीर वो ज़िला है जहाँ पहली मरतबा नून लीग ने 3 MNA के कैंडिडेट्स उतारे और 6 के 6 MPA के कैंडिडेट्स उतारे। तो इसमें कराची में हमारे ओवरऑल जो है 19 MNAs के कैंडिडेट उतरे हैं और 38 MPS के कैंडिडेट उतरे हैं। तो एक तो मुस्लिम लीग नून अपना कम बैक करेगी, कराची में फुल तैयारी में है, सिंध में करेगी। और मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे हमारे साइलेंट वोटर्स मौजूद हैं। और वैसे भी इस दफ़ा जो है वो एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि
मुस्लिम लीग नून से बहुत तवक्कुआत हैं लोगों को कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, इंतखाबात के इत्तेहाद में जो आप वो भी बता दीजिए अभी, ताकि मैं MQM के पास भी ये सवाल लेके जाऊँ, ये इत्तेहाद MQM के साथ हो गया हुआ यहाँ पर? बिल्कुल जी, MQM के साथ एक अंडरस्टैंडिंग चली थी हमारी। जैसे मैं मलीर में बात करूँगा तो NA-231 पे MQM ने मेरे हक़ में अपना कैंडिडेट विड्रॉ करवा दिया। ठीक है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था। हमारा जो डेड लॉक था वो NA-242 जो बल्दिया की सीट थी, जहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाह रहे थे कि वो उस पर लड़ें, मैदान में आएँ, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इंटरेस्टेड थे। लेकिन ये डेड लॉक ऐसे ख़त्म हुआ कि अब उस सीट पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी नहीं लड़ रहे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल से भी नहीं लड़ रहे। तो एक जिसको कहते हैं कि वो सीट एडजस्टमेंट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक साइलेंट जो है सपोर्ट है एक दूसरे की हमें। ठीक है। अरशद वोरा साहब, मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की जो बात हो रही है उस हवाले से एक तो ये बता दें, सीट एडजस्टमेंट ये वाले मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या डेवलपमेंट है? मैं आपका भी इस पर टेक चाहूँगी। देखिए, NA-242 का मेरे ख्याल से मैं क्लियर कर दूं कि NA-242 से मुस्तफ़ा कमाल ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने वहां से विड्रॉ किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सीट एडजस्टमेंट्स हुई हैं, हमने 3 या 4 जगहों पर जो है अपने कैंडिडेट्स जो है हमने NA की सीट पर नहीं खड़े किए हैं। वहाँ पे हम PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं और PMLN जो है कई जगह पे हमारे प्रोविंशियल असेंबली के PS के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके से हमारा ये, और इसी तरीके से अंदरून सिंध में बहुत सारे, मीरपुर खास है, नवाबशाह है, सखर है, वहाँ पे भी जो है NA के जो कैंडिडेट PMLN के हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे PS के कैंडिडेट्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और सखर में एक जगह पे है और मीरपुर खास में जो है वो हम PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे PMLN हमें सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके से ये वर्किंग हुई है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाबी देगा, क्योंकि अब तो इलेक्शन मोड एक तरह से शुरू हो चुका है। एवरीबॉडी इज इन द इलेक्शन मोड। अच्छा साहब, अभी वही जो आप इलेक्शन मोड की बात कर रहे हैं उसमें बड़े हम पीपल्स पार्टी को तो बड़ा एक्टिव देख रहे थे। मैं चाहूँगी कि MQM की तैयारियों के हवाले से भी बता दीजिए कि अभी इंतखाबी मुहिम के हवाले से क्या तैयारियाँ हो रही हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि इस वक्त अगर मैदान में कोई जमात दिखाई दे रही है इंतखाबात के लेके पुरजोश, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखें, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा 2-3 महीने पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि MQM ने तकरीबन अब तक 10 से 11 डिस्ट्रिक्ट में अपने जलसे किए हैं। और MQM पिछले 3-4 माह से जो है प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम जलसे कर रही है। तो MQM तो पहले ही राब्ता मुहिम शुरू कर चुकी है अपनी, और डोर टू डोर भी हमारा काम जो है 3-4 महीने से शुरू हुआ है। तो हम तो ऑलरेडी जो है वर्किंग अपनी कर रहे थे और हमें अब कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी उस वर्किंग को मजीद एक्सेलरेट किया है। और नाउ वी आर वर्किंग इन ऑल ओवर कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, नवाबशाह, इवन बलूचिस्तान में जो है वो हमारे कुछ जगहों पे कैंडिडेट्स हैं और सिमिलरली पंजाब में कुछ जगहों पे कैंडिडेट्स हैं। तो वी आर वर्किंग वेरी वेल ओवर देयर और हमें काफ़ी पुरुमीद है कि कराची में इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला we will get the maximum number of seats. All right. अली राशिद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से हम देख रहे थे कि आपकी पार्टी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो हैं, वो बार बार हमने देखा कि जब भी जलसा आम में वो आते रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून को उन पर निशाने रख के ताकर निशाना बनाते रहे हैं। उनके जानिब से बार बार यही कहा जाता रहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम नहीं कर रही, इनके पास बयानिया नहीं है, इनके पास कोई मंशूर नहीं है अभी तक प्रेजेंट इन्होंने किया। आज फाइनली हमने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मैदान में उतर आए हाफिज़ाबाद में, और उन्होंने जिस तरह से आज खिताब किया उस पर भी बातें हो रही हैं। पहले तो मैं चाहूँगी कि इस पर कोई कमेंट कर दें, क्योंकि वो उन्होंने मंशूर, अभी भी हम देख रहे हैं कि मंशूर कोई ख़ास उनका सामने आया नहीं। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, PMLN हो गई या कोई और दीगर जमात हो गई, जो पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको टारगेट नहीं करते, तनकीद करते हैं कि क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियां आपको इतनी एक्टिवली दिख रही हैं ऑन ग्राउंड, बट PMLN इज नॉट इंटरेस्टेड। कॉन्फिडेंट बहुत है मगर इंटरेस्टेड नहीं। अगर आप उनको देखें ग्राउंड पे, उनके जलसे या लीडरशिप के बिल्कुल ना होने के बराबर है। और पे हमें तो लगता है कि टाइम बहुत कम है। हम तो
हम सबसे एक्टिव पार्टी अभी चल रहे हैं ऑन ग्राउंड, बट हम फिर भी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर परफॉर्मेंस। मगर ये इतनी पुरानी जमात PMLN, इतने सीजन पॉलिटिशियंस या नवाज शरीफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, क्या वजह है कि ये दे आर नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली? तो सवालिया निशान तो बनता है कहीं से उनको। आपको क्या रीजन समझ आ रही है? हाँ, आपको इसकी रीजन क्या समझ आ रही है कि वो इतने एक्टिव नहीं थे, या अगर वो आ जाएं तो? मुझे इसका नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि कहीं से हो सकता है उनको वो किसी बैकडोर से या गेट नंबर 4 से या किसी से कोई एग्रीमेंट करके या मुआहदा करके चाह रहे हैं कि चीजें बन जाए, मगर वो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। आवाम की ताकत हमारे साथ और हम डट के मुकाबला करेंगे। पुश कम्स टू शव, वी विल मेक श्योर कि हम अवामी ताकत हमारे साथ है और हम ही जीतेंगे। और प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट जो होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे। ठीक, जमील साहब आप इसी बात पर, क्योंकि जिस तरह से अली राशिद साहब ये कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं है, शायद राब्ते हो रहे हैं कहीं और, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मंशूर एक तो पेश करने में इतना वक्त लगा दिया, और आज जब पेश किया 10 मिनट की ऑलमोस्ट तकरीर थी मियां नवाज शरीफ साहब की। अब इस तकरीर का बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन इसमें फिर भी वही बातें पुरानी थी कि अगर ना निकाला होता तो ये सब चीज़ें ना होती आज। और फिर उन्होंने जो एक मेन पॉइंट ये कि पाकिस्तान को अपने पाँव पर हमने खड़ा करना है, लेकिन कोई पैकेज अवाम के लिए कुछ भी ऐसे अनाउंस नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने। सिर्फ एक पॉइंट मुझे याद है जो मरीम नवाज़ ने कहा है कि 200 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं उनको बिजली हम फ्री देंगे। इसकी रीज़न क्या है? देखिए आमना, बात यह है कि इस कौम ने जो है नवाज शरीफ का दौर देखा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में इट्स ओनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसने मोटरवेज़ बनाई, जो मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो अभी से एलिगेशंस लगाना शुरू हो गए हैं सिर्फ तैयारियों को देख के। देखें, मैं आपको आज कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी क्या है। मलीर में जितने शादी हाल वाले हैं उनको ऑर्डर मिल गया है कि जी आप लोग उसको कैंप ऑफिस बना दें। अच्छा। ठीक है। हाइड्रेट वालों को हुक्म मिल गया है कि जी आप कैंपेन में हिस्सा लें। तो ये तो ज़ाहिरी बात है, कारोबारी लोगों के यहाँ पे स्टेक हैं और वो डर के मारे जो है इनकी कैंपेन का हिस्सा बन गए हैं। इनको फाइनेंसिंग ठीक ठाक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमें टिकट ही जो है 11 जनवरी को कंफर्म हुए हैं और उसके बाद हम मैदान में उतरे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये एलिगेशन लगा देना कि जी गेट नंबर 4 से उनको इशारा हो गया है, इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, क्योंकि 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं दिया। सिंध को खंडर बना दिया है, कराची को तबाह कर दिया है। इनके पास मेयर कराची भी इस वक्त इनका है। इनकी 15 साल से हुकूमत चल रही है। 15 साल में 21,000 अरब रुपया मिला है सिंध गवर्नमेंट को। 75 बिलियन डॉलर बन जाता है ये। पाकिस्तान का कर्ज जो है वो 98 बिलियन डॉलर है। इनको इतना पैसा मिला है, क्या कोई कह सकता है? ये कहते हैं कि जी हम लाहौर को कराची बनाएंगे। मैं कहूँगा खुदा का खौफ करें। लाहौर में बैठ के लीडर कहते हैं कि जी हम इंशाल्लाह इसको कराची की तरह बना देंगे। खुदा के लिए लाहौर को कराची ना बनाए, कराची को लाहौर बनाए। बिलावल साहब ने वैसे जब PDM के साथ ये जो 16 माह गुजारे हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब को वैसे ऑफर किया था कि हम आपकी वो स्पीड पकड़ना चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन अब उनका बयानिया बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन ये सब जो है ये इलेक्शंस की जो है ना टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि जब तक वो मुखालिफत नहीं करेंगे उनको वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ इनके अल्फाज हैं। लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस देखी है, लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है ना परफॉर्मेंस भी देखी है पूरे पाकिस्तान में। सिंध में अगर एक मोटरवे इस वक्त जो हैदराबाद मोटरवे बना है वो भी नून लीग ने बना के दिया है। और इंशाल्लाह पिछले 10 साल में इनकी हुकूमत रही है। ये जो मोटरवे है सक्कर से लेके हैदराबाद तक का, ये रिकॉर्ड पे ले लें, ये मियां नवाज शरीफ साहब ही बना के देंगे आपको अपनी हुकूमत में। अली राशिद साहब, आपने सुना ये इनको किस तरह से आप एड्रेस करेंगे जो सारे एलिगेशंस आपके ऊपर आए कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है सिंध में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ बातें हैं ये महज? देखें, बात यह है कि जो जिस पार्टी का नुमाइंदा होता है उसकी बात करता है और वो उस पार्टी को सही कहता है। अब ये फैसला ना मैं कर सकता हूँ कि कौन सी पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा कर सकता है। ये परफॉर्मेंस का तैयार करती है आवाम और वो करती है अपने। लेकिन परफॉर्मेंस की जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया, वो शहबाज स्पीड की बातें तो बिलावल साहब भी करते रहे ना उस वक्त में। तो उस वक्त तो वो बड़ी उनके मोतरफ दिखाई दे रहे थे, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करने के उस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ ना, पीपल्स पार्टी हर दफा हर 5 साल बाद वाहिद पार्टी है जिसकी सीटें 2008 से लेके 13 से लेके 18 से और 24 में भी इंशाल्लाह बढ़ेंगी।
हम वाहिद पार्टी है कि 2018 में भी जब पीटीआई को जिस तरह लाया गया तो वाहिद पार्टी है जिसने अपने आप को सस्टेन किया। एमक्यूएम की सीटें 6-7 रह गई नेशनल असेंबली में, पीएमएलएन बिल्कुल श्रिंक टू साइज होके पंजाब भी उनको नहीं मिल सका, एएनपी वाइप आउट हो गई। वाहिद पार्टी जो सस्टेन कर सकी पीपल्स पार्टी, उनके पास अवामी ताकत थी और उनकी सीटें बढ़ी। अब मैं आपके आ जाता हूँ, पीडीएम में उन्होंने बिल्कुल शहबाज स्पीड कहा था, मगर वो कब कहा था? शुरुआत में। अच्छा। बिल्कुल जब वो सीनियर थे 2008 या 13 में थी, परफॉर्मेंस बेहतर थी, मगर पीडीएम के बाद वो उस वक्त था, उस वक्त थी, हम अप्रिशिएट भी करते हैं। मगर फिर ये पीडीएम के दौर में हमने जो देखा कि ये तो महंगाई और डबल हो गई, बाकी सब चीजें जिस तरह हम चाह रहे थे वो चीजें नहीं हो सकी। जाहिर बात है हम तनकीद करेंगे, वो हमारा राइट है और वही हमने की। मगर देखें कराची हो गया, दीगर जगह होगी जहाँ इख्तियारात होते हैं। मेयर हमारा, आप कह रहे हैं मेयर हमारा है, मैं कह रहा हूँ जब से मेयर आया चीजें बेहतर है। इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स पे क्रैकडाउन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट आ गई है, रेड बसेस चल रही हैं, पिंक बसेस खवातीन के लिए चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता हुआ दिख रहा है, सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है, चीजें पहले से बेहतर है। इसलिए मेयर हमारा आया क्यों? लोगों ने हमें वोट दिया। क्यों वोट दिया? इसलिए उनको लगा कि बाकी ये वाहिद पार्टी है जो जिसके पास इख्तियार भी है और लोगों का काम भी करना चाह रही है। मैं क्वारंटीन से कंटेस्ट कर रहा हूँ, आप आके मेरे हल्के में देखें कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने मेरा एक शो भी किया, दीगर जितने भी ऑन ग्राउंड लोगों से पूछ रहे थे, उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। क्यों देंगे? कहते उनके पास इख्तियार है। एटलीस्ट 3 लोग जब उतरेंगे ग्राउंड पे कराची में और वो हम ये काम करना चाहते हैं तो दे वांट टू वोट फॉर द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू डू। चले मैं यही, क्योंकि अरशद वोहरा साहब बहुत बेहतर जानते हैं कराची की जो सारी सियासत है, कराची की जो सारी सूरत हाल है। अरशद वोहरा साहब, ये जो सारी बातें अभी हो रही हैं, ये कराची के मसाइल तो हम शुरू से सुनते आए हैं। जब इंतखाबात करीब आते हैं तमाम जमातें दावे तो करती है, जब हम देखते हैं कि वही हुकूमती नुमाइंदगान बन के ऐवानों में आ जाते हैं, उसके बाद मसाइल जूं के तू रहते हैं। सर ये ऐसा क्यों होता है? हर बार कुछ बेहतरी आएगी इन वादों में? देखें, कुछ आप समझ रहे हैं कि कोई सदाकत है? देखें बिल्कुल जो सही बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी को ये 15 सालों में 22,000 अरब रुपए मिले हैं और 22,000 अरब रुपये, जैसे जमील साहब ने कहा कि इट कम्स टू $75 बिलियन। तो ये तो तकरीबन हर महीने जिस तरह से इनको $6 से $7 बिलियन हर साल मिल रहे हैं, उस $6 से $7 बिलियन के लिए पूरा पाकिस्तान 5 साल से IMF के साथ परेशान फिर रहा है। तो जहाँ इन्होंने मेयर की बात की, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, ये वो शहर है जिस शहर में हर दूसरे दिन गटर का ढक्कन ना होने की वजह से एक बच्चा डूबकर मर रहा होता है। जो एक सड़क को ठीक कर देने से या अगर 100-150 बसें चला देने से अगर ये शहर के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हो गए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोच जो है बहुत ही छोटी सोच है। इस शहर को 2000 बसें चाहिए, 2000 से ज़्यादा बसें चाहिए। इस शहर को ग्रीन लाइन जैसे प्रोजेक्ट चाहिए। ग्रीन लाइन का मंसूबा नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, ये आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। ये कायद आज़म के मज़ार पे आके बंद हो गया, जबकि इसको जो है टावर तक जाना था। तो कराची के साथ बहुत ज्यादती हुई है। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान का भी रहा ना, तो उन पे भी बहुत से सवाल उठते रहे। जी बिल्कुल मेयर एमक्यूएम पाकिस्तान का रहा। एमक्यूएम के पाकिस्तान के जब मेयर रहे, जब उनके पास टोटल पावर्स थी, ये तो अभी इन्होंने मुर्तज़ा वहाब के बनने पे पावर्स डेलीगेट की हैं, लेकिन उससे पहले जब मुस्तफा कमाल मेयर थे तो K3 का प्रोजेक्ट दिया था। कराची वॉज अमंग्स 12 fastest growing cities in the world. Today the Karachi is the 4th worst living city in the world. तो ये तो डिफरेंस है। फारूक सत्तार ने जब मेयर थे तो K2 दिया था 100 MGD का प्रोजेक्ट। मुस्तफा कमाल जब जा रहे थे तो K3 का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया था 100 MGD और K4 का प्लान देके गए थे जो उस वक्त 25 बिलियन का था, आज ये 125 बिलियन का है और कई दफा इसको मुराद अली शाह साहब ने बिल्डोज किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कराची में सबको पता है कोई काम नहीं हुआ। जहाँ तक बलदियाती इंतखाबात इन्होंने जीते हैं, आपको पता है कि MKM ने जो बाइकआउट किया था वो डिलिमिटेशन जो गलत हुई थी, जो कि पीपल्स पार्टी ने एग्री किया और उसके बाद 53 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो बाजियाब हुई हैं इलेक्शन के बाद। और जिस तरीके से इलेक्शन हुआ 3 से 4% की वोटिंग हुई। जब हमने इलेक्शन जीता था, मैंने जो इलेक्शन जीता था, मैंने 37,000 वोट लिए थे। आज उसी इलाके से 3,700 वोट लेकर जो है वो चेयरमैन बना है। तो इसको तो इलेक्शन मैं समझता हूँ कि कहना ही बेकार है। ये इलेक्शन जो बलदियाती हुए ये दिखावा था। और अंदरूनी सिंध के इलेक्शन आपने देखे, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि बैक डोर और फ्रंट डोर
फ्रंट डोर से जितनी एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्री थी आपके सामने है कि फ्रंट डोर से ही कच्चे के डाकू आए थे, बैलेट पेपर्स ले गए थे, बैलेट बॉक्सेस ले गए थे और शाम को तीर पे निशान लगा। तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इतने सारे कंसर्न्स एमक्यूएम को हमने देखे रहे, वो भी यही धांधली का बात करते रहे और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते रहे। तो अभी जो हमारे जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं अरशद वोरा साहब, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात कर रही हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तमाम जमातों को? देखिए, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कौन सी चाहिए, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने जीते हैं, तमाम चैनल्स ने, ना सिर्फ आपके चैनल ने, तमाम चैनल ने दिखाया कि पुलिस वाले भी स्टैंपिंग कर रहे हैं और पुलिस स्टेशनों में स्टैंपिंग हो रही है। मैंने अभी आपको अर्ज किया कि डाकू ले के चले जाते हैं बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस और शाम को जो है वो तीर के निशान पे स्टैंप लगा के वापस कर जाते हैं। तो इनको तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, इन्हें तो वो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए कि इन्होंने पिछले 5 सालों में 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। अच्छी बात है, नौकरियां देनी चाहिए, लेकिन जो सिंध अर्बन का कोटा है 40% का, 2 लाख नौकरियां कराची के नौजवानों को मिलनी चाहिए थी, हैदराबाद के नौजवानों को मिलनी चाहिए थी। वो नौकरियां, एक नौकरी भी नहीं मिली और 2 लाख जो है जाली डोमिसाइल बनाकर इन्होंने नौकरियां वही रूरल सिंध के लोगों को दी। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने अपना जो स्टाफ है वो फिट किया हुआ है, सब फिक्स किया हुआ है, शतरंज के मोरों की तरह सबको बिठाया हुआ है। चलें, ठीक है। अरशद वोरा साहब, अली राशिद साहब और कैप्टन जमील साहब, ये एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, जमील अहमद खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अरशद वोहरा साहब एमक्यूएम से और जमील अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाती हूँ। जमील अहमद खान साहब, वही फिर बात आ जाती है क्योंकि इस बार इलेक्शंस को लेके एक तो बड़ा इब्हाम पाया जा रहा था क्योंकि इलेक्शन डिले हुए, उसके बाद भी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, सेनेट में करारदाद और उसके बाद सारी चीज़ें सामने आई। सर, अभी फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन की शफाफियत से अभी से सवालात उठ रहे हैं। इस बार ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इससे पहले ही इतना शोर क्यों मच गया है? कि आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है? देखें, जैसे अरशद वोरा साहब ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए पीपल्स पार्टी को। उनको चाहिए वो जिस तरह से हमेशा से वो रिगिंग करते आए हैं इलेक्शन में, और रिगिंग करके उनका एक सिस्टम चलता है पूरे सिंध में। और जैसे बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने रिगिंग की और मतलब मेयर जिस तरह वो लेके आए, उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं था, लेकिन आपको पता है पीपल्स पार्टी जो है वो ख़रीदो फरोख्त में बिलीव करती है, रिगिंग में बिलीव करती है। तो वो इस वक्त जब इनको शिकस्त नज़र आ रही है तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें। नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी बात नहीं, बाकी जमात इस्लामी भी, पीटीआई भी, मुख्तलिफ जमातें बात करें। देखिए, मैं इस वक्त जो है ना पीटीआई पे तो कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि अब तो वो सिनेरियो ही बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक। जमात इस्लामी जो है वो 2018 के इलेक्शन देख लें तो जमात इस्लामी कहीं नहीं खड़ी, ठीक है। बल्दियाती इलेक्शन में चूँकि वो एक डिफरेंट सिनेरियो से वो वोट होता है तो उसमें इनको बड़ी तादाद में वोट पड़ा, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो जो मेजर पार्टीज़ जो मैदान में उतरी हुई हैं वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, और कराची में सिंध में अगर देखें तो एमक्यूएम है, बाकी भी पार्टी है। यानी आप पीटीआई को कहीं पे भी रेट नहीं करेंगे? वो है ही नहीं है। नहीं, पीटीआई देखें, मैं कहता हूं पीटीआई तो नहीं है ना। देखें, अब पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल ही खत्म हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमारे वोटर्स जो हैं, वोटर हमारा इंटैक्ट है। देखिए, वो उनका कॉन्सेप्ट होगा। मैं साबिका पीटीआई से मेरा ताल्लुक है और मैंने नून लीग ज्वाइन की और मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो जितना मुझे वेलकम मिला है और जितना वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रही है, मेरे ख़्याल से इसको आप अगर कभी सर्वे भेजें अपनी टीम को और वो मलीर में सर्वे करें मेरे हल्के में तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एक उम्मीद है लोगों को कि नवाज़ शरीफ जब आएंगे, नून लीग की जब गवर्नमेंट आएगी तो जो महरूमियाँ हैं उनका अजाला किया जाएगा। अच्छा, ये बातें हमने देखी पहले भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा फोकस रहा पंजाब पर ही, ज़्यादा फोकस जो हमने देखा। अगर देखा जाए कराची जिस तरह से मुआशी हब है, क्यों यहाँ पर जो उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, वैसे उनका मुआशी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा ओवरऑल मजमूई तौर पे, लेकिन कराची की तरफ फोकस नहीं रहा था। अब हम किस तरह से कह सकते हैं कि एक कराची को भी देख लेंगे? क्योंकि जैसे पंजाब में जो सूरत हाल थी 4 साल बाद वो मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आए, सूरत हाल वैसी नहीं रही।
अब यही जो हम देख रहे हैं सियासी जितने भी तज्जियाकार हैं उनका भी एक ये तज्जिया है, बल्कि हम भी ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो चुकी हुई हैं। पहले जिस तरह से पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पावा था या जिस तरह से वो बोला जाता था उनका, उस वक्त अब वो सिचुएशन वैसी नहीं रही। तो अब किस तरह से वो कराची की सारी सूरत हाल को देखेंगे? देखें, ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है कि अब उनको, जिसको कहता हूँ कि परफॉर्म जो करते रही है उससे बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। सेकेंडली, मुस्लिम लीग नून ने अगर सिंध में और कराची में ख़ास तौर पे अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं मैदान में, तो दे आर वेरी सीरियस। अब कराची को पहले भी ऑन किया है, कराची में K4 का मंसूबा, अमन व अमान, मोटरवेज़, मेगा प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ की हैं। लेकिन अब बीच में एक गैप आ गया था। मैं समझता हूँ कि ठीक है, बीच में वो तवज्जो नहीं रही, लेकिन अब जिस संजीदगी के साथ मुस्लिम लीग नून मैदान में उतरी है और जिस तरह हमने टीम अप किया है MQM के साथ, GDA के साथ, JUIF के साथ, मुख्तलिफ पार्टियों के साथ जो हम टीम अप हुए हैं, तो हम बेसिकली हम जो है रियलिटी में जो है कराची को जो है ना इस सिस्टम से आज़ाद करना चाह रहे हैं। सिंध को जो है पीपल्स पार्टी के चुंगल से निकालना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हुकूमत बने उसके अंदर इत्तेहादियों का एक बड़ा रोल हो। तो आई एम श्योर कि इस दफ़ा जो है सिनेरियो बहुत चेंज है। और देखिए, सियासतदान भी अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे जो है ना ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। मैं अरशद वोरा साहब के पास जाने से पहले अली राशिद का इस पर टेक ले लेती हूँ, क्योंकि जमील साहब जो जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें कि भाई जो परफॉर्मेंस नहीं रही, एक खला पैदा हुआ, उसको खला को पुर करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फोकस किया है कराची में ख़ास तौर पे। ये क्या आपको लगता है कि अली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें कामयाब हो जाएगी, जब हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी सूरत हाल वैसी नहीं रही मुस्लिम लीग नून के लिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको देखते हुए? देखिए, PMLN जो है मुस्लिम लीग नून जो है अपना पंजाब का ग्राउंड ही सेव कर सके तो बड़ी बात है। सिंध का रुख उनको कभी नहीं करना चाहिए। आप उनसे पूछ लें कि क़यादत जो है, शहबाज शरीफ साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, लास्ट टाइम वो कराची आए कब से? कराची का रुख उन्होंने किया कब था? पिछले महीने आए। कराची समझती हैं। और उसके अलावा देखें, दे जस्ट वांट ए कैंडिडेट, जो उम्मीदवार वो चाहिए जो वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बने तो लोगों के मसले हल कर सकें। वो 4 साल मेयर बनने के बाद फाइल फेंक के नहीं कहें कि मेरे पास इख्तियार नहीं थे। 4 साल बाद मेयर रहने के बाद ख्याल आ रहा है इख्तियार नहीं थे, उस वक्त पहले अगर रिजाइन करते आप छोड़ देते, अगर आपको लग रहा था इख्तियार नहीं है। मगर अब इख्तियार भी हैं और वो ऐसे नुमाइंदे चाहते हैं जो कराची में, आप देखें जितने भी बाई इलेक्शन, बल्दिया टाउन में नेशनल असेंबली की सीट पे इलेक्शन हुआ, PTI पहले जीती थी, बाई इलेक्शन हुआ पीपल्स पार्टी, कंटोनमेंट के इलेक्शन जो है उसमें पीपल्स पार्टी, बल्दियाती इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी जीती। तो आई एम प्रीटी श्योर आने वाले वक्तों में आप देखेंगे MP और MNA जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हुए उसमें भी पीपल्स पार्टी आएगी इंशाल्लाह और लोगों के मसले हल करेगी। ठीक है अरशद वोरा साहब, अभी जो सिचुएशन हम देखें अगर इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से, ख़ास तौर पे MQM के हवाले से ये बातें होती रही हैं कि MQM इत्तेहाद कर लेती है, लेकिन बाद में उनकी जो रिजर्वेशन है वो उस पर बार बार हमें रूठती हुई दिखाई देती है जी, एड्रेस नहीं किया जाता। और फिर पीपल्स पार्टी भी यही बातें करती हैं कि जो इंतखाबी इत्तेहाद होती हैं महज धोखा है, ये बाद में टूट जाते हैं जैसे ही इंतखाबात हम देखते हैं कि हो जाते हैं उसके बाद। तो आपका इस पे क्या टेक है? ये सिर्फ बातें होती हैं पहले, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाती हैं? देखें, इस दफ़ा आपने नोट किया होगा कि MQM ने सबसे पहले जो है अपना 1 पॉइंट एजेंडा रखा था तमाम पार्टियों के सामने, और MQM ने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि जो भी इस सिंगल पॉइंट एजेंडे को एग्री करेगा हम उसका। अनफॉर्चुनेटली वी हैड फ्यू मीटिंग्स, PMLN के साथ हमारी कई मीटिंगें हुई और उन मीटिंगों में जो है हमने उनके आगे वो सिंगल पॉइंट एजेंडा रखा। वो सिंगल पॉइंट एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही था कि आर्टिकल 140A को डिफाइन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आई जाए, और जिस तरीके से NFC अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होके पैसा सारा आगे CM के पास पार्क हो जाता है, उसके बजाय जो है उसी फार्मूले से, जिस फार्मूले से NFC अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहीं से जो है फेडरल गवर्नमेंट से ही ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है PFC अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, टाउन की सतह पे और यूनियन काउंसिल की सतह पे जो है लोगों को मिलना चाहिए पैसा, ताकि वो जो है अपने इलाके के काम खुद करवा सकें, इलाके के लोगों की उन तक अप्रोच होती है। तो ये बात जो है पब्लिकली हमने की, पब्लिकली इस बात को PMLN ने एग्री किया है और दूसरी जमातों ने भी एग्री किया है। लेकिन जब वो PTI का टाइम था उस वक्त भी आप लोग यही कहते रहे, बाद में खफा रही है MQM, आपको याद फिर होगा शहबाज शरीफ साहब के बाद वक्त में भी यही बातें हुई सामने। इस बार कैसे आप श्योर हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी?
अभी अली राशिद ने ये कहा कि सारे 4 साल ये इख्तियार न होने का रोना रोते रहे। इफ़ यू रिमेंबर वेरी वेल कि हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, जस्टिस गुलजार ने अपने आखिरी जाते हुए वक्त में जो है वो आर्टिकल 140A की A to Z जो MKM की डिमांड थी वो उस पर फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 140A को सिंध गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की अभी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि MKM राइट थी, MKM ने जो केस किया था, MKM जो इख्तियारात मांग रही थी वो इख्तियारात मिलने चाहिए, लेकिन क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसीलिए अब हमारी डिमांड ये है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जाए और आर्टिकल 140A को टोटली डिफाइन किया जाए। दैट इज द ओनली वन डिमांड विच वी आर आस्किंग फ्रॉम एवरीबडी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इख्तियार जो है वो निचली सतह तक आने चाहिए, निचली सतह तक, क्योंकि आवाम जो है वो ना चीफ मिनिस्टर तक पहुंच सकती है ना कंसर्न मिनिस्टर तक पहुंच सकती है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक पहुंच सकती है, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको वो घर से निकलने नहीं देंगे, और अगर वो परफॉर्म करेगा तो अगली दफ़ा भी वही चेयरमैन बनेगा। दैट इज व्हाट वी वांट के जो है इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमील अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अली राशिद साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जानते हैं कि इस इलेक्शन 2024 है उसको लेके अवाम क्या राय रखती है, वो आपको दिखाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। इलेक्शन 2024 के हवाले से जहां पर हम देख रहे हैं कि इसके हवाले से टीवी पर भी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर बात हो रही है, वहीं पर हम जब देखते हैं कि एक आम आदमी इस हवाले से क्या राय रखता है, इलेक्शन 2024 की शफाफियत को लेके या इलेक्शन 2024 को लेकर क्या तवक्कुआत है एक आम आदमी की, वो आप देते हैं। इलेक्शन अगर करवाए जाएं तो फिर जमहूरी तरीके से करवाए जाएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं अवाम इस चीज़ का एक डिमांड हमारे सामने लेकर आई है। उनका भी यही मुतालबा है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। क्या जिस तरह से माजी में हम देखते आए हैं कि जब ही इलेक्शंस होते हैं उसमें एक सवाल बार बार ये रेज़ किया जाता है, हर बार इलेक्शन के बाद ये कंसर्न सामने आता है कि इलेक्शन जो था वो फ्री एंड फेयर नहीं था। क्या इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा या नहीं होगा, या पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमारे सरवर बारी साहब हैं, साबिक चेयरमैन फाफिन हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नेटवर्क के हवाले से, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी अगर हम सबसे पहले तो बात कर रहे थे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के पैरामीटर्स के हवाले से, बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किसको समझा जाए? देखिए, बुनियादी तौर पर जो हमारा इलेक्शंस एक्ट 2017 है और हमारा पाकिस्तान का आइन है, अगर उसको हम देखें और उसके तनाज़ुर में जो मौजूदा इंतखाबी जो मरहला है या इससे पहले जो मराहल गुजर चुके हैं या आने वाले हैं, तो किसी भी हवाले से जो इलेक्शंस एक्ट है उसके जो उसकी कंडीशंस हैं, शराइत हैं, वो बिल्कुल पूरी नहीं की जा रही। ना केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही है, ना इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जो अभी कुछ आपने जो गली गली मोहल्ले में जाकर लोगों से बातचीत की है, और मैं समझता हूँ बड़ी अक्सरियत लोगों की यही कह रही है कि कोई ना फेयर है ना इलेक्शन फ्री हैं। अलबत्ता इलेक्शन इतने शफाफ हैं कि हमें सबको पता है कि ना फ्री है ना फेयर है। तो किसी भी हवाले से इलेक्शंस का कंडक्ट जो है वो किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। मसलन अगर हम ये देखें कि जनाब क्या तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि कौमी सतह पर PTI को नहीं है, सिंध में अगर देखें तो कुछ पार्टियों को नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में हम देखें तो कुछ पार्टियों को नहीं है, कुछ को बहुत ज़्यादा है। तो अगर 2018 वाले इंतखाबात और उससे पहले जो इंतखाबात हुए हैं उनके हवाले से देखा जाए तो बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आता है हमें कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये महज एक कार्रवाई है ताकि एक लेजिटिमेसी सिस्टम को मिलती रहे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और तो मुझे लगता है कहाँ पे समझते हैं कि फ्लॉ कहाँ पर है, जहाँ पे हम देखें इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम है और वो है इलेक्शंस करवाना, और वो भी 5 साल बाद जब इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो उसमें इस चीज़ को मेक श्योर करना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये क्यों इतना मुश्किल, इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन जाता है? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा ये रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है
वो किसी जमात को बरस इक़्तिदार लेके आती है और फिर जब उसकी बातचीत नहीं चलती, वो एक पेज पर नहीं रहते, तो फिर वो साजिशें शुरू हो जाती हैं कि उसको निकाला जाए। जैसे 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी, उस वक्त की ISI की भरपूर कोशिश थी, और ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पूरा मवाद पड़ा है कि ISI ने तमाम जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें थी उनको इकट्ठा किया, उनमें पैसे तकसीम किए, और फिर चंद सालों के 2 साल भी नहीं उनको चलने दिया और उनकी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी। फिर वो लेके आए नवाज शरीफ साहब को 1990 में। यही सियासी जमातें फिर जब ये बातें होती हैं, इदारों को मुतनाज़ किया जाता है, कहा यह जाता है कि इस इदारे की सपोर्ट हासिल है इसलिए ये पार्टी अब लाडली है या फेवरेट है, ये जमातें उन हाथों में, या आप कह लें कि मुक़्तदरा हल्के हैं उनमें खेलती हैं, खुद जाती हैं सियासी जमातें, तो ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, और इसकी बुनियादी वजह मेरी नज़र में ये है कि जो हमारी सियासी अशराफिया है उसकी बहुत बड़ी तादाद जो है, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सियासत में सिर्फ इसलिए आती है ताकि वो अपनी जो लूट खसूट है, जो चोर बाजारी है, उसको एक जो लीगल प्रोटेक्शन है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कह सकें कि हम तो अवाम का वोट लेके आए। लेकिन अगर आप देखें पिछले 1988 से लेकर आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, किसी भी सियासी जमात के पास रजिस्टर्ड वोटर्स का 18% से ज़्यादा नहीं था, और अगर आप पाकिस्तान की आबादी का देखें तो 10% से ज़्यादा आज तक जो भी कोई पार्टी बरसे इक़्तिदार आई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, किसी के पास 10% से ज़्यादा पब्लिक की सपोर्ट नहीं थी। और इसी तरह अगर रजिस्टर्ड वोटर्स का देखें तो 35% से ज़्यादा किसी के पास नहीं थी। तो बुनियादी तौर पर हमें मालूम है, और आवाम को भी पता है, आपको भी मालूम है कि किस तरह वोट इकट्ठे किए जाते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को पोलिंग स्टेशन पे ले जाया जाता है, जाली वोट भुगताए जाते हैं, वोट ख़रीदे जाते हैं, और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के नाम पर और वहाँ पर पैसे तकसीम किए जाते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो एक खिलवाड़ है कि पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनिकली ग्रोन पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ना पनपने देना है ना फूलने देना है। तो बुनियादी तौर पर तो यही एक तजाद है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के 90% लोग मेहनत करते हैं और फिर उनको मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता, जो कि आइन के आर्टिकल 3 की खिलाफवर्जी होती है। लेकिन मुसलसल ये अमल चल रहा है, और अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो इसमें अपना जो एक शर्मनाक किरदार है वो अदा करते रहते हैं। ठीक, अच्छा सर, अगर हम वोटर टर्न आउट की बात करें, दीगर ममालिक में जब इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर निस्बतन काफ़ी बेहतर होता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो वोटर टर्न आउट जो है वो काफ़ी कम दिखाई देता है। अगर हम जो हमारे पिछला इलेक्शन था 2018 का, उसकी अगर हम बात कर लें तो उसमें भी ये जो वोटर टर्न आउट था वो 55% था। इतना कम क्यों रहा, आप क्या समझते हैं, और इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शरीक है जहाँ पर वोटर्स टर्न आउट दुनिया में सबसे कम है। हमारे हमसाया मुल्क जो इंडिया है या बांग्लादेश है, यहाँ पर 60 और 70% के लगभग होता है। 1970 में जब इंतखाबात हुए तो 60+ था। ये 2013 में पहली दफ़ा हुआ है कि 50% से ज़्यादा टर्न आउट हुआ है, और 2018 में जो है 55% के लगभग गया है, और वो PTI का फैक्टर था। तो एक तो बुनियादी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि जो उनके इलाके में लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सब एक जैसे हैं, सब जो है बड़े बड़े जागीरदार हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ना वो टैक्स देते हैं और अपने लोगों पर जुल्म करते हैं। यानी सियासी जमात की कारकर्दगी को आप समझते हैं कि उसकी बिना पर जो है वो वोटर टर्न आउट, लोग समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए लोग ज्यादा वोट नहीं देते। लेकिन टर्की में देखिए 87% टर्न आउट होता है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली भी है कि इलेक्शन कमीशन लोगों की वोटर्स की सहूलत के लिए पोलिंग स्टेशंस का जो सिस्टम है वो इतना हमारे यहाँ दुकियानूसी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकती। अभी टर्की में जो इंतखाबात हुए थे जिसमें अर्दोगान साहब जीते हैं, एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंडों पर, हर जगह जो है पोलिंग स्टेशन वो लगाते हैं। हमारे यहाँ चंद पोलिंग स्टेशन हैं जो कि हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन को ये नहीं है कि लोग बाहर नहीं निकलते, लोग एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे होते हैं।
तो हमें अपने सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है, क्विकली बता दें कि इस बार जो दूसरी बात ये है कि आज भी हमारे जो इलेक्टोरल रोल हैं, यानी कि जो वोटर रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, उनमें लाखों की तादाद ऐसी है जो वफात पा चुके हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। आज भी वो हमारी वोटर लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं। और इलेक्शन कमीशन की जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है, जो 7वां उनका पिलर है कि जो डेड वोटर्स हैं उनको हमने क्लीन करना है, लेकिन आज तक वो नहीं कर पाए। तो इसलिए भी हमें नज़र आता है कि वोटर टर्नआउट लो है। लेकिन इसके अलावा लोग समझते हैं कि उनके वोट डालने से कोई। सर वन लाइनर क्विकली बता दें क्योंकि प्रोग्राम के क्लोजिंग का वक्त हो रहा है, मुझे बस ये बता दें कि इस बार आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं सारी सिचुएशन को देखते हुए कि वोटर टर्नआउट बेहतर रहेगा या माजी से भी कम होगा? देखिए, अगर यही डगर रही जो अभी तक इलेक्शन कमीशन की और केयर टेकर गवर्नमेंट की है, तो जाहिर अगर लोग समझते हैं कि उनके वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से तय हो चुका है, तो जाहिर ज्यादा लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर लोगों ने समझा कि जो कुछ हो रहा है ये बड़ी ज्यादती है और हमें इस ज्यादती को रोकना है, तो हो सकता है अगर उन लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो हो सकता है कि हमारा पाकिस्तान में वोटर टर्नआउट बढ़ जाए। ओके, बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। अब एक सरबराह फाफिन मौजूद थे और इलेक्शन 2024 को लेकर जो उन्होंने उनका सारा तजुर्बा है उस हवाले से वो बात कर रहे थे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।